हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने एचएससी द्वारा विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं की सीरीज को शुरू किया था और आज उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्लास आपके हरियाणा सीईटी डी ग्रुप के एग्जाम के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली हुई है। तो देखो, सीसवाल संस्कृति की अपन बात करें तो आप सभी जानते होंगे ये भारत का आद्य ऐतिहासिक काल की एक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? सीसवाल सभ्यता। ठीक है। तो देखो, सीसवाल सभ्यता की अपन बात करें तो इस सभ्यता से रिलेटेड हमें हरियाणा में कुल 29 स्थान मिले हैं। ठीक है। तो इस सभ्यता से संबंधित हरियाणा में अगर मैं स्थान की बात करूं तो ध्यान रखेंगे कितने स्थान हैं। तो उनकी संख्या है 29 स्थान। ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा किसके बारे में, मिताथल के बारे में होगा। तो ये यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, राखी गढ़ी की। ठीक है। तो राखी गढ़ी है, ये किस जिले में पड़ेगा? अगर मैं बात करूं की, तो बनावली आपके किस जिले में पड़ेगा? उसके बाद आप एक स्थान बता सकते हैं दक्ष खेड़ा के बारे में। उसके बाद एक स्थान आता आपका कौन सा? गिरावड़। ठीक है। एक स्थान आप बताएंगे कि भाई जो बालू है ये हरियाणा में कहाँ पे पड़ेगा। उसके बाद एक स्थान आता है दौलतपुरा, का नाम आपने सुना होगा, ये हरियाणा के किस जिले में पड़ता है। और उसके बाद दौलतपुरा के बाद एक स्थान आता है हमारा कौन सा? भगवानपुरा। ठीक है। तो और भी तमाम बहुत सारे स्थान हैं। तो अभी आप इनके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पे स्थित रहेंगे। ठीक है। तो देखो, अगर मैं दौलतपुरा की बात करूं तो ये कहाँ पे रहेगा? हमारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। भगवानपुरा की बात करें तो ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। अगर बालू की बात की जाए तो बालू किस जिले में पड़ेगा? ये कैथल जिले का। ठीक है। कैथल जिले में। गिरावड़ की बात करें तो ये भी किस जिले का है? कैथल जिले का। अगर दक्षगेड़ा परमाणा की बात करें तो ये कहाँ पे रहेगा? रोहतक जिले में। ठीक है। बनावली की अपन बात करें तो बनावली कहाँ पे रहेगा? फतेहाबाद में। और राखी गढ़ी की अगर बात की जाए तो राखी गढ़ी जो सभ्यता है ये कहाँ पे रहेगा? हिसार में। मिताथल की अपन बात करें तो मिताथल कहाँ का हो जाएगा? भिवानी का। ठीक है। इसी प्रकार जो हमारी सीसवाल संस्कृति है ये किस जिले में फैली हुई है? तो ध्यान रखेंगे सीसवाल संस्कृति हिसार जिले में फैली हुई है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सीसवाल संस्कृति की खोज किसने की थी तो सीसवाल, राखी गढ़ी और मिताथल, इन तीनों की खोज डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई थी। जबकि अगर बात करें किसकी, बनावली की, तो इसकी खोज आर विस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इंडो ग्रीक के शासकों के सिक्के किस जिले में मिले हैं। ठीक है। तो आपको बताना है इंडो ग्रीक जो शासक है इनके सिक्के किस जिले में पाए गए हैं। तो देखो, हरियाणा से अलग अलग जगह से तमाम सिक्के हमें मिले हैं। जैसे कि आपसे पूछे सुंग कालीन सिक्के हैं, वो हमें हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो आप सुंग कालीन सिक्कों के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन कालीन सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। ठीक है। हर्षवर्धन कालीन जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हरियाणा में किस जिले से प्राप्त हुए हैं? इसी प्रकार से समुद्रगुप्त के समय के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? ठीक है। समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं वो आप हमें कहाँ से मिले हैं? उसके बाद आता है योद्धाकालीन सिक्के। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में? योद्धाकालीन सिक्कों के बारे में, कि जो योद्धाकालीन सिक्के हैं ये हमें हरियाणा में कहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो इन सिक्कों के बारे में आप याद रखेंगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे इंडो ग्रीक के सिक्कों की, तो आप सभी जानते होंगे इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो हमें खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। ठीक है। कहां से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से। इन सिक्कों की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे सुंगकालीन जो सिक्के हैं वो हमें शुद्ध यमुना नगर से मिले हैं। ठीक है। शुद्ध यमुना नगर से मिले हैं। कौन से? सुंगकालीन सिक्के।
हर्षवर्धन कालीन सिक्कों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे कहां से मिले हैं, सोनीपत से। उसके बाद योद्धा कालीन सिक्कों की अगर बात की जाए तो योद्धा कालीन सिक्के हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, दो जगह से प्राप्त हुए हैं। एक तो जगह रहेगी हमारी कौन सी, नौरंगाबाद भिवानी, ठीक है। तो योद्धा कालीन सिक्कों में आपको दो जगह ध्यान रखनी है, एक तो नौरंगाबाद भिवानी और दूसरा जो हमारा स्थान होगा वो कौन सा जिला होगा, रोहतक जिला होगा। अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो समुद्रगुप्त कालीन जो सिक्के हैं वो हमें कहां से मिले हैं, मिताथल भिवानी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहां से मिले हैं, मिताथल भिवानी से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कुषाण कालीन सिक्कों के बारे में पूछ ले कि भाई जो कुषाण कालीन सिक्के हैं वो हमें हरियाणा में कहां से मिले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे किसके बारे में, कुषाण कालीन सिक्कों के बारे में। और कुषाण कालीन जो सिक्के हैं ये भी हमें हरियाणा में दो जगह से प्राप्त हुए हैं। और वो दो जगह कौन कौन सी, तो एक तो हो गया हमारा कौन सा, नौरंगाबाद भिवानी, और दूसरा हो जाएगा मित्ताथल भिवानी, ठीक है। मित्ताथल भिवानी, ठीक है। तो कुषाण कालीन जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो हमें मिले हैं दो जगह से। और कौन कौन सी जगह हो जाएगी वो, नौरंगाबाद और मिताथल से, ठीक है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो भाई इंडो ग्रीक के जो सिक्के हैं वो हमें रोहतक से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुगल शासक के समय रेवाड़ी का शासक कौन था, ठीक है। तो रेवाड़ी के शासक के बारे में बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि भाई रेवाड़ी का ही नहीं बल्कि दिल्ली का शासक था, रेवाड़ी से संबंधित था कौन है, हेमचंद्र हेमू, ठीक है। अकबर के समय, अब देखो हेमचंद्र और अकबर के बीच में एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। और वो लड़ाई कौन सी हुई थी, तो हमें पता है वो युद्ध हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और ये किस किस के बीच में हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये हुई थी हेमू व अकबर के बीच में, ठीक है। हेमू एवं अकबर के बीच में, समझ गए। कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये हुई थी 4 नवंबर 1556 ईस्वी में, ठीक है। अब बात आती है हेमचंद्र कौन था। तो देखो हेमू की अगर आप उन बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि हेमू जन्म कब हुआ था, ठीक है। हेमू का जो जन्म है वो कब हुआ और इसका जो जन्म स्थान है वो क्या रहेगा, ठीक है। देखो हेमू के अगर मैं जन्म की बात करूं तो बताया जाता है हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1501 ईस्वी में माछरी गांव अलवर में इसका जन्म होता है, ठीक है। यानी कि इसका जन्म हुआ था अलवर, राजस्थान। अगर मैं बात करूं हेमू के बचपन के बारे में तो बताया जाता है इसका जो जन्म है वो तो एक व्यापारी परिवार में हुआ था, ठीक है। एक व्यापारिक परिवार में इसका जन्म होता है। लेकिन बचपन से ही इसको किसका शौक था, तो बताया जाता है बचपन से ही हेमू का बचपन का जो शौक था वो था घुड़सवारी का, ठीक है। घुड़सवारी और कुश्ती खेलने का इसको बड़ा शौक था। उसके बाद इसका जो परिवार है यानी कि इसके पिता का नाम अगर कभी पूछ लिया जाए तो उसका नाम था पूर्ण दास, ठीक है। हेमू के पिता का नाम था पूर्ण दास। और बचपन में ही इसका जो परिवार है वो रेवाड़ी के कुतुबपुर में आके बस गया था। तो हेमू का अगर आपसे संबंध पूछे तो कहां से हो जाएगा, कुतुबपुर रेवाड़ी, ठीक है। इसका परिवार यहीं पे आके बस गया था। उसके बाद आपको पता है कि भाई जो हेमू है उसने क्या किया था, दिल्ली के ऊपर शासन, यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला हेमू अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है। हेमू कौन था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अंतिम हिंदू शासक था ये, कहाँ पे, कहाँ का, तो अंतिम हिंदू शासक था ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, ठीक है। अंतिम हिंदू शासक कहाँ का, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला। देखो यहाँ से ना दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ ले भारत का अंतिम शक्तिशाली हिंदू सम्राट, तो वो थे हमारे हर्षवर्धन। अगर आपसे पूछ ले कि भाई दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शक्ति, सॉरी, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम शक्तिशाली जो सम्राट था वो कौन था,
तो उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र, ठीक है। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखेंगे हेमू हमारे 14वें विक्रमादित्य भी रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये भारत के कौन से नंबर के 14वें विक्रमादित्य थे, ठीक है। 14वें विक्रमादित्य थे, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की भी क्या धारण कर ली थी, उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। उसके बाद हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा, हेमू का राज्य अभिषेक कब हुआ था। तो अगर मैं राज्य अभिषेक की बात करूं तो 7 अक्टूबर 1556 को हेमू का राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 7 अक्टूबर 1556 को हेमू का राज्य अभिषेक होता है। और इसका जो शासन है वो मात्र कितने दिन का था, 29 दिन का, ठीक है। 29 दिन इसने दिल्ली पर शासन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है कि भाई प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती किससे संबंधित है, ठीक है। देखो अगर गीता जुस्ती की अपन बात करें तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे किस जिले से संबंधित है, हरियाणा में कहां से बिलोंग करती है, ठीक है। तो देखो अगर गीता जुस्ती की अपन बात करें तो आपको ये बताना है ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। एक बास्केटबॉल की खिलाड़ी है जिसका नाम है शिबा मेगनन, ठीक है। तो शिबा मेगनन का नाम बताना है स्थान कि ये कहां से संबंधित होगी। के बाद एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है हमारा क्या, नवदीप सैनी, ठीक है। नवदीप सैनी ये क्रिकेटर रहेंगे, कहां से आते हैं। उसके बाद एक आता है यजवेंद्र चहल का नाम, ठीक है। यजवेंद्र चहल ये भी क्रिकेटर और शतरंज के खिलाड़ी हैं, किस जिले से आते हैं। एक नाम आता है हमारे कबड्डी के खिलाड़ी और उसका नाम है अनूप कुमार। तो आपको बताना ये किस जिले से संबंधित हो जाएंगे। एक खिलाड़ी आती है हमारी प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है। प्रीतम रानी सिवाच इनका संबंध हॉकी से है और ये किस जिले से आती है। ऐसे ही हरियाणा की गोल्डन गर्ल जिसका नाम है ममता खरब, जो कि क्या खेलती है, हॉकी खेलती है। तो ये कहां से किस जिले से आएंगी, ठीक है। देखो अगर गीता जुस्ती की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के गुरुग्राम जिले से संबंधित हो जाएंगी। शिबा मेगनन की बात करें तो हरियाणा के किस जिले से आती है, ये करनाल जिले से बास्केटबॉल की खिलाड़ी। नवदीप सैनी क्रिकेटर रहेंगे, ये भी हमारे करनाल से आते हैं। यजवेंद्र चहल क्रिकेट और शतरंज ये कहां से आते हैं, तो ये आते हैं जींद जिले से। अनूप कुमार कबड्डी खेलते हैं जो हरियाणा के गुरुग्राम जिले से आते हैं। प्रीतम रानी सिवाच हॉकी की खिलाड़ी है और ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले से ही आती है। ममता खरब की बात करें तो ये क्या खेलती है, हॉकी। हरियाणा की गोल्डन गर्ल के नाम से इसको जाना जाता है और ये किस जिले से संबंधित है, तो ये आती है रोहतक जिले से। इसी प्रकार जो हमारी गीता जुस्ती है इसका संबंध किस चीज से रहेगा, तो ये दौड़ में एथलीट रहेगी। और ध्यान रखेंगे हरियाणा की प्रथम भीम और अर्जुन अवार्डी महिला है, ठीक है। तो गीता जुस्ती क्या है, यही रहेगी हरियाणा की प्रथम महिला, ठीक है। हरियाणा की प्रथम भीम व अर्जुन अवार्डी महिला है, ठीक है। भीम एवं अर्जुन पुरस्कार हरियाणा में सबसे पहले किसको मिला था, गीता जुस्ती। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा, ये है भाई हरियाणा सरकार की खेल नीति 2015 के अनुसार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को दी जाने वाली राशि कितनी रहेगी। तो देखो यहाँ पे बात हो रही है कॉमनवेल्थ गेम की। और ध्यान रखेंगे आप इसकी मैं बना देता हूँ तीन कैटेगरी कि कॉमनवेल्थ गेम है मतलब कि गेम में कौन कौन से जो पदक है। तो एक तो हमारा है स्वर्ण पदक, ठीक है। उसके बाद एक सिल्वर मेडल रजत पदक, और एक आता है ब्रॉन्ज मेडल जो कि कांस्य पदक, ठीक है। और इधर हम लिख देते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, अगर कॉमनवेल्थ गेम में किस कोई स्वर्ण पदक लेके आता है तो उसको क्या राशि मिलेगी। और एक हम लिख देते हैं किसके बारे में, ओलंपिक गेम के बारे में, ठीक है। तो देखो कॉमनवेल्थ गेम की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे कॉमनवेल्थ गेम में
1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं स्वर्ण पदक विजेता को, हरियाणा सरकार 1.5 करोड़ रुपए देती है। अगर रजत पदक सिल्वर मेडल की बात करें तो इसमें कितने मिलते हैं, 75 लाख रुपए, और कांस्य पदक वाले को कितने मिलेंगे, 50 लाख रुपए। ठीक है। इसी प्रकार ओलंपिक गेम की अपन बात करें तो स्वर्ण पदक विजेता को मिलते हैं कितना, तो इसको मिलेगा 6 करोड़, रजत पदक विजेता को मिलेगा कितना, 4 करोड़, और कांस्य पदक विजेता की अपन बात करें तो इसको क्या मिलता है, तो इसको कहोगे आप 2.5 करोड़। ठीक है। तो ये राशि है जो खेलों में हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलो आगे। उसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई, यानी कि इसको हम कहें तो ये क्या है हमारा स्पेशल इकोनॉमिकल जोन। ठीक है, सेज। ठीक है, सेज। तो जहां पे भाई जो नियम वगैरह होते हैं, किसके लिए, इंडस्ट्री स्थापित की जाती है, और उन इंडस्ट्रियों के लिए विशेष नियम, विशेष प्रकार की इस स्थानों पे छूट दी जाती है वहां के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। ठीक है। और ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अपना हरियाणा में कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये किया गया था मानेसर। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, मानेसर गुरुग्राम ये विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता प्रतिशत क्या है। तो देखो, अगर हरियाणा की साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई साक्षरता हरियाणा में सबसे अधिक किस जिले की है, तो वो जिला होगा कौन सा, गुरुग्राम जिला। महिलाओं की साक्षरता सबसे अधिक किस जिले की है, तो जिला होगा गुरुग्राम। और पुरुषों की साक्षरता सबसे अधिक रेवाड़ी जिले की रहेगी। इसी प्रकार पुरुष और महिला की साक्षरता दर आपसे सबसे कम पूछी जाए तो वो कहाँ की रहेगी, मेवात जिले की। ठीक है। और ओवरऑल हरियाणा की अपन बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो इसमें साक्षरता जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा, 75.6%। ठीक है। तो कितनी रहेगी, 75.6% साक्षरता दर रहेगी हरियाणा की। आगे चलो, इसको करंट के क्वेश्चन के साथ कर लेंगे, सूरजकुंड मेले को। उसके बाद हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ी स्थित है। तो देखो, मोरनी की पहाड़ी की अपन बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा, कि सभी जानते होंगे इसको तो, कि भाई इसका आंसर तो आएगा पंचकुला। ठीक है। लेकिन मोरनी की पहाड़ी कौन सी श्रेणी में आती है, किस श्रेणी का हिस्सा है, तो ध्यान रखेंगे मोरनी की पहाड़ी होगी हमारी शिवालिक श्रेणी का हिस्सा। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का हिस्सा ये रहेंगी। और ये जो शिवालिक श्रेणी है, इसका कभी आपसे पूछ ले कि दूसरा नाम क्या रहेगा, तो ध्यान रखेंगे इसी शिवालिक श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हम कह देंगे बाह्य हिमालय। ठीक है। तो शिवालिक श्रेणी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बाह्य हिमालय। उसके बाद इसका शिवालिक श्रेणी का विस्तार हरियाणा में कहां पे रहेगा, तो 3 जिले ध्यान रखने हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। ठीक है। शिवालिक श्रेणी हरियाणा का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत है। ठीक है। तो ये हरियाणा के कितने क्षेत्र पर फैली हुई है, 1.67% भाग पर ये फैली हुई है। ठीक है। तो हरियाणा के इतने भाग पर हमारी शिवालिक श्रेणी रहेंगी। ठीक है। और जो शिवालिक श्रेणी है, इसी की जो मिट्टी है इधर, तो उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पे मिट्टी को, तो इसकी मिट्टी को, क्योंकि उसका मृदा का अपर्दन होता है रेंगती हुई मिट्टी के नाम से, यहाँ की मृदा को जाना जाता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी शिवालिक श्रेणी में रहेंगी कौन सी, तो ये मोरनी की पहाड़ियां। और ध्यान रखेंगे मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले, पीक पूछ ले, तो वो कौन सा रहेगा, तो वो रहेगी हमारी करहो। ठीक है। और इस करहो की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 1514 मीटर इसकी ऊंचाई रहेगी, किसकी, करहो की। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, समझ गए। तो ये था हमारा हरियाणा के किस जिले के निकट मोरनी की पहाड़ी स्थित है, तो वो जिला हो जाएगा हमारा पंचकुला। आगे चलो, यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है। ठीक है। तो देखो, यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है, बहुत सारी नदियां हरियाणा में बहती है। और अपने हरियाणा के अगर अपवा तंत्र की बात की जाए तो इसका जो वर्णन है वो हमें कहाँ पे मिलता है, तो आप सभी जानते हैं हरियाणा के अपवा तंत्र का जो वर्णन है वो हमें
पुराण से मिलता है, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा की गई थी। और उसमें हरियाणा में कुल 9 नदियों का जो वर्णन है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो वामन पुराण हरियाणा में 9 नदी और 7 जंगलों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, अब देखो हरियाणा में जो यमुना नदी है वो कहां से प्रवेश करती है। एक नदी आपने सुनी होगी, घग्गर नदी। ठीक है, तो आप बताएंगे घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। इसी प्रकार एक नदी आती है कौन सी, तो उसका नाम है सरस्वती नदी। ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। उसके बाद एक नदी आती है मारकंडा नदी। ठीक है, तो इस मारकंडा नदी का बताएंगे हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। एक नदी आती है टांगड़ी नदी, ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है। उसके बाद एक नदी आती है हमारी कृष्णावती नदी। ठीक है, तो इसके बारे में बताएंगे ये हरियाणा में कहां से किस स्थान से प्रवेश करती है। और एक नदी आती है हमारी कौन सी, साहाबी नदी। ठीक है, साहाबी नदी ये कहां से प्रवेश करती है। देखो यहाँ पे ना इन क्वेश्चनों को करवाना मतलब ये नहीं कि सीधा आंसर बता दिया और आगे बढ़ गए। तो इससे ना एक रिवीजन होता है हमारा कि भाई जब नदी का क्वेश्चन आया कि भाई नदी किस जिले से प्रवेश करती है, तो जो जो नदियां महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमने देख लिया। तो इसी से बनता हमारी जीके, इसी प्रकार से प्रैक्टिस होती है। यही तरीका है जीके को याद रखने का। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक यानी कि 50 से 60 घंटे मैं आपसे ये जो क्वेश्चन है आज तक जितने भी एचएससी ने पूछे हैं सभी को 50 से 60 घंटे में मैं करवाऊंगा। और किसी ने अगर हमारी ये 50 से 60 घंटों की पूरी वीडियो देख ली तो उसका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा और बहुत अच्छी जीके उसकी तैयार हो जाएगी। आप जो 50 घंटे की वीडियो देख लेंगे तो उस समय पे आप देखेंगे कि बहुत सारे जो क्वेश्चन है तकरीबन 70% वीडियो देखने मात्र से ही आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलिए घग्गर नदी की अपन बात करें तो ये जो घग्गर नदी है ये हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है। तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा में प्रवेश करती है कालका पंचकुला से। ठीक है, सरस्वती नदी की अपन बात करें तो ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो ये करती है आदि बद्री यमुना नगर से। ठीक है, आदि बद्री यमुना नगर से। मारकंडा नदी की अपन बात करें तो ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, काला अंब नामक स्थान से, जो कि किस जिले में है, अंबाला जिले में। ठीक है, उसके बाद टांगड़ी नदी की अपन बात करें तो आपको पता ये निकलती ही हरियाणा में कहां से है, मोरनी की पहाड़ी से। ठीक है, टांगड़ी नदी कहां से, मोरनी की पहाड़ी से। कृष्णावती नदी की बात करें निकलती तो राजस्थान से है लेकिन हरियाणा में प्रवेश किस जिले से, महेंद्रगढ़ से। साबी नदी की बात करें निकलती तो राजस्थान से है लेकिन हरियाणा में प्रवेश कहां से, रेवाड़ी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यमुना नदी कहां से प्रवेश करती है। तो ध्यान रखेंगे ये हरियाणा में यमुनानगर जिले से प्रवेश करेगी। चलो आगे। उसके बाद है नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता ही होगा नारनौल में क्या पाया जाता है, लो ऐसक पाया जाता है। अगर मैं सलेट पत्थर की बात करूं तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सलेट पत्थर की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे सलेट पत्थर पाया जाता है कहाँ पे, कुंड रेवाड़ी में। ठीक है, कुंड रेवाड़ी ये किसके लिए फेमस है, सलेट पत्थर के लिए फेमस रहेगा। उसके बाद आगे चलो। चलो इस बनवाड़ी रिपोर्ट है इसको भी हम आगे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे उसमें इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भाई जो सिरसा जिले की जो सीटें हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो देखो डबवाली की बात करें ये भी सिरसा में आएगा, रानिया भी सिरसा में आएगा, कलावली ये भी आपका कहाँ पे आएगा, सिरसा में आएगा। ठीक है, इसके अलावा एलनाबाद है वो भी सिरसा की विधानसभा की क्या रहेगी, सीट रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारे के सारे हमारे सिरसे जिले में आते हैं। लेकिन कुछ और क्वेश्चन हो जाए इनसे संबंधित, जैसे अगर मैं बात करूं आरक्षित सीटों की, हरियाणा में आप सभी को पता है कि जो आरक्षित सीट हैं उनकी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे जी 17 आरक्षित सीट है। ठीक है, 90 विधानसभा की सीट जिसमें से 17 आरक्षित सीट है और हरियाणा के 17 जिले ऐसे हैं जिनमें एक एक आरक्षित सीट रहेंगी और ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो इन सीटों के बारे में आपको ध्यान रखना है किस जिले की कौन सी आरक्षित सीट है और किस जिले में आरक्षित सीट
नहीं है। तो कुछ हम आरक्षित सीटों को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैं आपसे कहूं किस जिले के बारे में, आप मेरे को करनाल जिले की आरक्षित सीट बताएंगे कौन सी रहेगी, ठीक है। आप मेरे को जींद जिले की आरक्षित सीट बताएंगे कौन सी रहेंगी। आप मेरे को रेवाड़ी जिले की आरक्षित सीट बताएंगे। आप मेरे को बताएंगे महेंद्रगढ़ जिले की आरक्षित सीट। आप मेरे को बताएंगे किसकी, गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे कहाँ की, तो एक बता देंगे भिवानी जिले की आरक्षित सीट, ठीक है। तो इनके बारे में बताएंगे। और भी बताना चाहते हैं तो आप मेरे को बता देंगे किसके बारे में, सिरसा, चलो सिरसा ना, तो इसी सिरसा के बारे में बता देंगे, इसकी आरक्षित सीट कौन सी है। उसके बाद आप मेरे को पंचकुला के बारे में बता सकते हैं, पंचकुला की आरक्षित सीट कौन सी है। देखो जी, अगर अपन बात करें करनाल की आरक्षित सीट, तो करनाल की आरक्षित सीट कौन सी होगी, नीलो खेड़ी, ठीक है। उसके बाद जींद की आरक्षित सीट की बात करें तो जींद जिले की आरक्षित सीट कौन सी है, नरवाना। रेवाड़ी की आरक्षित सीट की बात करें तो रेवाड़ी की आरक्षित सीट कौन सी रहेगी, बावल। महेंद्रगढ़ की आरक्षित सीट की बात करें तो इसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। गुरुग्राम की आरक्षित सीट की बात करें तो कौन सी रहेगी, पटौदी, गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट। भिवानी की अपन बात करें तो भिवानी की आरक्षित सीट कौन सी होगी, तो इसका नाम होगा बवानी खेड़ा। और सिरसा जिले की आरक्षित सीट की बात करें तो ये होगी कलावाली, ठीक है, कालावाली। उसके बाद पंचकुला की आरक्षित सीट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सीट हमारी क्या नहीं है, आरक्षित नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे हमारी जो रानिया से विधायक है उनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्तमान में जो हरियाणा के बिजली मंत्री हैं वो रानिया से ही विधायक रहेंगे, बिजली एवं कौन से, जेल मंत्री। और बिजली और जेल मंत्री की अपन बात करें तो उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रणजीत चौटाला, ठीक है। तो रणजीत चौटाला कौन हो जाएंगे, ये रानिया से विधायक हैं जो वर्तमान में हरियाणा की सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पे रहेंगे। और कौन सा डिपार्टमेंट, विभाग इसके पास है, बिजली और जेल मंत्रालय, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिरसा, सिरसा भी अपने आप में एक विधानसभा की सीट है। और सिरसा में जो हमारी पिछली 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबसे छोटी जीत सिरसा से ही मिली थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 14वीं विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में हरियाणा में सबसे छोटी जीत, हरियाणा में सबसे छोटी जीत। और वो कौन सी विधानसभा सीट से थी, तो ध्यान रखेंगे वो हमारी विधानसभा जो सीट है वो हो जाएगी कौन सी, सिरसा। और सिरसा से कौन जीते थे भाई, उसका नाम था गोपाल कांडा, ठीक है। तो गोपाल कांडा ने हरियाणा में सबसे छोटी जीत दर्ज की थी 14वीं विधानसभा में, जिसके चुनाव 2019 में हुए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव, तो भाई 2015 का ये एग्जाम था, इसीलिए 2014 करंट का क्वेश्चन है। अभी आपसे पूछ लेगा 2019 के विधानसभा चुनाव कौन सी विधानसभा के लिए हुए, ठीक है। तो देखो 2014 में हुए थे 13वीं विधानसभा के लिए। और उसके बाद 2019 में हमारी कौन सी विधानसभा के लिए हुए, 14वीं विधानसभा। वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, 14वीं विधानसभा। अगर अपन बात करें 5 साल बाद 2024 में जो चुनाव होंगे वो कौन सी विधानसभा के लिए होंगे, 15वीं विधानसभा के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनाया था, कौन सा किला फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। देखो अगर बात करें तो मध्यकालीन भारत में जो तुगलक वंश था उसका दूसरा शासक फिरोज शाह, जिसने 300 प्लस नगर में बसाए थे। और ध्यान रखेंगे हरियाणा में इसने 3 शहर बसाए थे, कौन कौन से, एक हरनीखेड़ा, उसके अलावा फतेहाबाद और हिसार, ठीक है। तो हरनीखेड़ा, फतेहाबाद और हिसार के बारे में ध्यान रखेंगे। और ये 1354 में जो किला बनवाया था, किसका बनवाया था, हिसार का। फतेहाबाद को अपने बेटे फतेह खान के नाम पे 1352 ईस्वी में बसाने का काम किया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में इसे स्थानांतरित किया था। मतलब कि भाई स्थानांतरित नहीं, ये ना मतलब कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है।
तो सॉरी, इसकी स्थापना सितंबर 1969 में इसे कहां पे स्थापित किया गया था, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में कहां पे इसको स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे इसको स्थापित किया गया था कहां पे, चंडीगढ़ में। भिवानी मत कर देना 1969, चंडीगढ़ में। ठीक है, तो देखो अगर मैं बात करूं अपने अपने एचबीएससी बोर्ड की, तो ध्यान रखेंगे कि भाई इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, ये हुई थी 1969 को। ठीक है, और 1969 को इसकी स्थापना कहां पे, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय होता था चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके बाद अगले ही साल ध्यान रखेंगे 1970 में इसके द्वारा 10वीं की परीक्षाओं का पहली बार आयोजन करवाया गया। ठीक है, 10वीं की परीक्षा का प्रथम बार आयोजन। उसके बाद 1976 ईस्वी में इस बोर्ड के द्वारा 8वीं की परीक्षाओं का पहली बार आयोजन करवाया था। ठीक है, 8वीं की परीक्षा प्रथम बार आयोजित की गई थी। उसके बाद अपन बात करें 1981, ये डेट बड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसका जो मुख्यालय था उसका क्या हो गया था, स्थानांतरण। ठीक है, स्थानांतरण। और ये कहाँ स्थानांतरित हो गया था, तो आप कहेंगे जी ये मुख्यालय है ये कहां से, चंडीगढ़ से आ गया था भिवानी। ठीक है, चंडीगढ़ से कहां पे आ गया था भाई ये, तो चंडीगढ़ से आ गया था भिवानी। ठीक है, कब, 1981। इंपोर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ध्यान रखेंगे 1985-86 में नई शिक्षा नीति आई। ठीक है, क्या आया, तो ध्यान रखेंगे नई शिक्षा नीति। और इसी नई शिक्षा नीति के तहत 1987, ठीक है, 1987 में इस बोर्ड ने पहली बार 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की। ठीक है, 12वीं की जो परीक्षा है उनका क्या किया था, आयोजन किया था। ठीक है, उनका आयोजन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा बोर्ड 1969 में चंडीगढ़ में स्थापित किया था, इसका आंसर आ जाएगा क्या, चंडीगढ़। और इनके ऊपर भी थोड़ी नजर डाल लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये 2015, मतलब भाई ये करंट का क्वेश्चन उस समय का, तो अब जो करंट अफेयर कराएंगे उसमें ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद है सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई, तो सभी जानते होंगे इसके बारे में, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ध्यान रखेंगे सूरदास जी के द्वारा लिखी गई थी। अब बात आती है कि जो सूरदास जी है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, और ये कौन थे, देखो सूरदास जी की अपन बात करें तो ये ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है, किस भाषा के, ब्रज भाषा के ये सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं। ठीक है, और इनके अपन जन्म की बात करें, इनके अपन जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, सीही गांव फरीदाबाद में जन्मे थे। ठीक है, सीही गांव कहाँ पे जन्मे थे, ये फरीदाबाद में जन्म हुआ था इसका। ठीक है, और सीही को आधुनिक शास्त्रों का आराध्य स्थल कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले आधुनिक शास्त्रों का आराध्य स्थल किसे कहा जाता है, तो आधुनिक शास्त्रों का आराध्य स्थल कहा जाता है किसको, सीही को। ठीक है, तो इसी सीही में इसका जन्म हुआ था। उसके बाद दो क्वेश्चन बनते इसके गुरु से, कि भाई इनके गुरु कौन थे। देखो गुरु की अपन बात करें तो इसके गुरु थे दो, एक तो संगीत के और एक दर्शन शास्त्र के। ठीक है, संगीत के और दर्शन शास्त्र के। अगर संगीत के गुरु की अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे संगीत के गुरु थे इसके कौन, संत हरिदास का नाम ध्यान रखेंगे, संत हरिदास। और दर्शन शास्त्र के गुरु की अगर अपन बात करें तो उसका नाम था वल्लभाचार्य। ठीक है, तो संत हरिदास और वल्लभाचार्य क्या हो जाएंगे भाई, इसके गुरु हो जाएंगे। ठीक है, किसके, तो ये हमारे सूरदास जी उन्हीं के गुरु थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है। तो देखो अगर ये जो जितने भी हमारे खनिज पदार्थ हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं महेंद्रगढ़ जिले का उपनाम ही क्या है, महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर कहा जाता है। और मैग्नीज हमारा कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये कहाँ पे, ये हमारा महेंद्रगढ़ जिले में। ठीक है, चीनी मिट्टी या फिर बजरी वगैरह है ये फरीदाबाद में, चीनी मिट्टी है वो हमारी गुरुग्राम में हो जाएगी, सिकंदरपुरा।
उसके बाद आगे चले, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित है? तो भाई इस क्वेश्चन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि कहाँ पे संचालित है, ये चंडीगढ़ में संचालित है। ठीक है, देखो अगर मैं इस उच्च न्यायालय की बात करूं, इस हाई कोर्ट की अपन बात करें, हरियाणा हाई कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 1915 के अधिनियम के तहत हुई थी। 1915 का जो अधिनियम है उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1915 के अधिनियम के तहत 1919 में ये हाई कोर्ट स्थापित हुआ था। और जब ये स्थापित हुआ उस समय पे हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे कहाँ पे होता था इसका, लाहौर होता था। ठीक है, उसके बाद भाई स्वतंत्रता के समय, ठीक है, ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के समय या स्वतंत्रता के बाद ये जो हेडक्वार्टर है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो इस हेडक्वार्टर को कहां पे ले आए, तो ध्यान रखेंगे लाहौर से ले आए शिमला। ठीक है, लाहौर से ले आए कहां पे, शिमला में। उसके बाद ये चंडीगढ़ कब आया, तो ध्यान रखेंगे 1955 में जो ये हाई कोर्ट है ये शिमला से कहां पे आ गया, तो ध्यान रखेंगे ये शिमला से आ गया कहां पे, चंडीगढ़ में। ठीक है, और आपसे पूछ ले हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट कब बना, ये बना कब, 1 नवंबर 1966। तो वहां पे 1955 मत कर देना। ठीक है, तो चलिए हरियाणा का उच्च न्यायालय कहां पे है, चंडीगढ़ में। उसके बाद आगे, हरियाणा सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप किस वर्ष तैयार किया, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2006 में राज्य वन नीति आई थी। चलो इससे संबंधित एक क्वेश्चन बता दो आप मेरे को कि तरु दिवस कब बनाया जाता है। ठीक है, तरु दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, इसको हम कब बनाते हैं, तरु दिवस को। और हरियाणा में सबसे कम जो झाड़ियां हैं वो हमें कहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, हरियाणा में कम जो झाड़ियां हैं, सबसे कम झाड़ियां वो कहां पे मिलेंगी। ठीक है, और कम से कम 2 जिले बताएंगे कम झाड़ियों वाले। देखो त्रू दिवस की अपन बात करें तो ये बनाया जाता है 15 जुलाई को। और सबसे कम झाड़ी की बात करें तो एक तो आपको याद होगा कौन सा, जींद, और दूसरा जिला कौन सा हो जाएगा, करनाल। ठीक है, जींद और करनाल हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे दो ऐसे जिले जहां पे बहुत कम झाड़ियां हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चैत चौदस। चलो इस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रभाकर देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो भाई इसका क्षेत्र बताना है, कौन से क्षेत्र से कहां पे इसने नाम कमाया है। देखो कौन कौन है, जैसे कि आप उन देवी शंकर की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई ये किस क्षेत्र से आते हैं। इसी प्रकार एक आता है जयंत प्रभाकर। ठीक है, देवी शंकर प्रभाकर, ऐसे ही एक जयंत प्रभाकर का नाम आएगा, ये किस क्षेत्र से आते हैं। उसके हुड्डा का, ये किस क्षेत्र से आते हैं। एक नाम आता है जगत जाखड़। ठीक है, जगत जाखड़ का नाम ध्यान रखेंगे, ये किस क्षेत्र से आते हैं। उसके बाद एक नाम आता है उषा शर्मा का, ये किस क्षेत्र से आती है। और इसी प्रकार से एक नाम आएगा हमारे पास जेपी कौशिक का। ठीक है, जयप्रकाश कौशिक, ये किस क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है जो धीरे धीरे उन सभी का हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो देखो अगर आप उन बात करें देवी शंकर प्रभाकर की, तो ये आते हैं किस क्षेत्र से, सिनेमा से। ठीक है, इसी प्रकार जयंत प्रभाकर की बात करें तो ये भी किस क्षेत्र से आएंगे, सिनेमा से। रणदीप हुड्डा क्या रहेंगे, हमारे अभिनेता रहेंगे। ठीक है, जगत जाखड़ भी क्या रहेंगे, अभिनेता रहेंगे। ठीक है, उषा शर्मा की बात करें तो ये क्या रहेंगी, अभिनेत्री रहेंगी। जेपी कौशिक की बात करें तो ये क्या रहेंगे, संगीतकार रहेंगे। ठीक है, और देवी शंकर प्रभाकर और जयंत प्रभाकर ये निर्माता और निर्देशक भी रहेंगे। ठीक है, तो ये आपसे पूछ भी सकता है, तो ध्यान रखेंगे जो देवी शंकर प्रभाकर है ये निर्माता, ठीक है, और जयंत प्रभाकर है ये निर्माता के साथ निर्देशक। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देवी शंकर प्रभाकर है ये आएंगे सिनेमा से। चलो आगे, पटखल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो देखो झील बहुत सारी है हरियाणा में, और कुछ झीलों को हम रिवाइज कर लेते हैं।
जैसे कि एक झील आती है कोटला झील, ठीक है, तो ये कोटला झील हरियाणा के किस जिले में पड़ेगी? एक झील आती है निहारिका झील, ठीक है, निहारिका झील, ये हरियाणा के किस जिले में पड़ेगी? एक झील आती है हमारी धोज झील, ये किस जिले में रहेगी? एक आती है विदक्यार झील, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? इसी प्रकार से एक झील आती है हमारी धनुर झील, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एक आती है हमारी करण झील, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है? और एक है गौकर्ण का तालाब, ठीक है, गौकर्ण का क्या तालाब, ये हमारा किस जिले में है? ठीक है, तो देखो अगर इसके हम आंसर की बात करें तो कोटला झील है, ये हरियाणा के नूह जिले में आएगी। निहारिका झील की बात करें तो कौन सा जिला हो जाएगा? फरीदाबाद। धोज झील की अपन बात करें तो ये भी कौन से जिले में आती है? फरीदाबाद जिले में, ठीक है। विदक्यार झील की अपन बात करें तो जिला कौन सा? कैथल। धनुर झील की बात करें तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? सिरसा। करण झील की बात करें तो किस जिले में आएंगी? करनाल जिले में। और गौकर्ण के तालाब की अपन बात करें तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? रोहतक जिला, ठीक है, गौकर्ण का तालाब रोहतक। और बड़खल झील है, ये हमारे कहां पे रहेगी? फरीदाबाद में। उसके बाद आगे चलो, हरियाणा भाषा का प्रथम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया जिसका नाम था झाड़ू फिरी, और वो किसके द्वारा? राजा राम शास्त्री के द्वारा, ठीक है। तो देखो एक और बहुत सारे जो उपन्यास है वो लिखे गए, और कुछ उपन्यास को हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे गांव की ओर, एक उपन्यास था गांव की ओर, ये किसके द्वारा लिखा गया? गांव की ओर, ठीक है। उसके बाद अमानत एक शहीद की, उसके बाद आप बताएंगे अमानत एक शहीद की, ये किसके द्वारा लिखा गया था? अमानत एक शहीद की, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? मेहंदी रचे, ठीक है, मेहंदी रचे हाथ, ये किसके द्वारा लिखा गया? ठीक है, तो इनके आंसर देंगे। देखो अगर गांव की ओर की बात करें अपन तो एक नाम आता है मधुकांत का, ठीक है, तो ये मधुकांत जी के द्वारा लिखा गया। अमानत एक शहीद की, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है किरसन बाछाल के द्वारा, ठीक है, तो किरसन बाछल के द्वारा अमानत एक शहीद की। मेहंदी रचे हाथ की बात करें तो इसका क्या नाम आ जाएगा? रमेश चंद्र जैन, ठीक है, किसके द्वारा? रमेश चंद्र जैन, क्या? मेहंदी रचे हाथ। और उपन्यास की बात करें तो राजा राम शास्त्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इसको जो हरियाणा की जितनी भी योजनाएं करवाएंगे वहां पे इनको डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसके बाद आगे चलो, हरियाणा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पे की गई? तो पिछली क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस किया था, और ये किसके द्वारा की गई थी? सरदार हुकुम सिंह के द्वारा, ठीक है। तो भाई आप अगर क्लास देखते हैं तो बिल्कुल सारी सभी क्लासों को कंटिन्यू देखना है आपको, ठीक है, मिस नहीं करना है एक भी क्लास को। हरियाणा जी की आपकी बहुत बेस्ट हो जाएगी एंड तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन रहेंगे? तो देखो अगर अपन हरियाणा विकास पार्टी की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है, इसकी आप क्या बता देंगे? स्थापना कब हुई थी? देखो इसको कंफ्यूज मत करना किससे? हरियाणा विशाल पार्टी से, हरियाणा विशाल पार्टी से। तो ये दोनों देखो मिलती जुलती हैं। हरियाणा विकास पार्टी की अपन बात करें तो हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? चौधरी बंसीलाल, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे चौधरी बंसीलाल की ये पार्टी रहेगी, और 1996 में ये स्थापित की गई थी, ठीक है। हरियाणा विकास पार्टी किसकी पार्टी है? तो आप कहोगे चौधरी बंसीलाल जी की पार्टी है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या होता था? तो ध्यान रखेंगे इसका चुनाव चिन्ह होता था लड़का लड़की, ठीक है, लड़का लड़की। हरियाणा विशाल पार्टी की अपन बात करें तो ये राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी रहेगी। किसकी पार्टी रहेगी ये? राव बीरेंद्र सिंह की। और जो राव बीरेंद्र सिंह है इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो ध्यान रखेंगे इनका चुनाव चिन्ह था उगता सूरज, ठीक है, उगता सूरज। तो ये हो गया। उसके बाद चलो आगे, हरियाणा किस जलवायु
सॉरी, हरियाणा की जलवायु किस फसल के लिए विशेष रूप से अच्छी मानी जाती है? तो ध्यान रखेंगे वो फसल कौन सी हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी। ठीक है, देखो अगर गेहूं की अपन बात करें तो गेहूं का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? उसके बाद बाजरे का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? चने का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? सिरसों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पे, सरसों है भाई ये, सरसों का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? ठीक है, सरसों हो गई। उसके बाद सरसों है भाई, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा चना हो गया, सरसों, बाजरा, गेहूं। इसके अलावा मक्का दे रखा है, मक्के का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे? और आप बता सकते हैं चावल का उत्पादन हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो इनके करते हैं आंसर। देखो चावल का उत्पादन सभी को पता है, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे, करनाल में। गेहूं के उत्पादन की बात करें तो ये कहाँ पे होगा, सिरसा में। बाजरा, चना, सरसों, ये तीनों ही कहाँ पे होंगी, भिवानी। सरसों पहले महेंद्रगढ़ में हुआ करती थी, लेकिन अब डाटा चेंज हो चुका है। सरसों का ज्यादा उत्पादन कहाँ पे, भिवानी में। और मक्का की अपन बात करें तो मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है पंचकुला में। ठीक है, पंचकुला में, समझ गए। चलो आगे। उसके बाद बाघड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन रहेंगे? तो भाई ये आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। तो देखो बाघड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता आप सभी जानते हैं, वो कौन थे, छोटू राम। ठीक है, छोटू राम। तो आप बताएंगे छोटू राम का जो जन्म है वो कब हुआ था? ठीक है, इसका जन्म स्थान क्या था, कहाँ पे छोटू राम जी का जन्म हुआ था? छोटू राम ने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो कहाँ से की थी? ठीक है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? इसने वकालत की जो पढ़ाई है वो कहाँ से की थी छोटू राम जी ने? ठीक है, और इसने जो यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था, उस पार्टी का गठन कब किया था? पार्टी का गठन कब किया था? ठीक है, उसके बाद जो सर छोटू राम है, इसको राय बहादुर की उपाधि से कब नवाजा गया? ठीक है, राय बहादुर की जो उपाधि है, राय बहादुर की उपाधि है, इससे इसको कब नवाजा गया? सर छोटू राम को सर की उपाधि कब मिली थी? ठीक है, सर की उपाधि कब दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा? देखो अगर जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1881। जन्म स्थान की मैं बात करूं तो जन्म स्थान था इसका गढ़ी, सांपला, रोहतक। सर छोटू राम की हरियाणा में सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो कहाँ पे रहेगी, गढ़ी, सांपला, रोहतक में। ग्रेजुएशन जो इसने किया था 1905 में किया था, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। वकालत की पढ़ाई की थी इसने कब, 1910 में आगरा कॉलेज से। इसकी जो पार्टी थी यूनियनिस्ट पार्टी, उसका गठन हुआ था 1923 में। राय बहादुर की उपाधि से इसको नवाजा गया था 1927 में। ठीक है, और इसको सर की जो उपाधि मिली थी वो दी गई थी कब, 1937 में। ठीक है, तो ये था हमारा छोटू राम का परिचय। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास 2, और उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास।